A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BST teacher. Today we'll be studying chapter 22, that is Business Regulators and Intermediaries for class 12 ISC. Okay, तो first we'll be understanding the meaning of regulators and intermediaries. बहुत ज़्यादा deep में इसमें से नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा questions इस chapter से नहीं आते. 1 मार्क्स 2 मार्क्स के या बहुत ज्यादा अगर लिया जाए तो फिर एक आध लॉन्ग आंसर कभी कभार वो भी आ जाता है, नॉट एवरी टाइम. ओके, बट सिंस इट इज इन योर सिलेबस सो यू हैव टू स्टडी. तो सबसे पहले चीज बोली गई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेगुलेटर्स और इंटरमीडियरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेगुलेटर्स क्या होते हैं. रेगुलेटर्स वो अथॉरिटीज होती हैं दैट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को रेगुलेट करते हैं. जैसे आप लोग एग्जांपल, अगर बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लें, दैट इज आरबीआई. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक, वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनकी वर्किंग को रेगुलेट करता है. जो कॉमर्शियल बैंक है वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं दैट इज ऑफ आरबीआई, तो उनके अकॉर्डिंग चलने का काम कॉमर्शियल बैंक्स का होता है. इन केस कॉमर्शियल बैंक उस चीज को नहीं कंसिडर करता है तो आरबीआई विल इम्पोज अ पेनाल्टी ऑन इट. तो ये होते हैं मेरे रेगुलेटर्स जिनको गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करता है सो दैट वहां पर जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर नजर रखी जा सके, जितनी भी उनकी वर्किंग है उस पर नजर रखी जा सके. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, तो दिस इज टू इंश्योर एथिकल फंक्शनिंग होनी चाहिए वॉट एवर बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन आर देयर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. इनके जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी वर्किंग्स है या जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन सब के अंदर आते हैं, रेगुलेटर्स के अंदर आते हैं, उनकी एथिकल फंक्शनिंग के लिए चेक करना और उसके बाद सेफगार्ड करना कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, वो भी इसी का ही काम होता है, इन रेगुलेटर्स का काम होता है. ओके, फॉर एग्जांपल देखो इसमें दिया हुआ है सेबी का एग्जांपल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो इसको ये रेगुलेट करता है वट एवर आर द वर्किंग्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्केंट बैंकर्स, डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. तो इन सबको प्रोटेक्ट करता है कौन? सेबी. ठीक है, उसके बाद इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है. और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? सेबी करता है. तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जो आपको पढ़ने, जिसमें से वट एवर आर इन योर कोर्स. सबसे पहले IRDA, RBI इज इन योर कोर्स, सेबी इज इन योर कोर्स. ठीक है, लेकिन ये PF, RDA कोर्स में नहीं, स्टिल आई हैव मेंशन्ड इट एक आध 2 नंबर का, इन केस या मुझे समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो. वैसे हमने सिलेबस आपको भेज दिया है तो उस हिसाब से ये तो उसमें दिया नहीं हुआ है, फिर भी 2 लाइन का एक बार पढ़ लेना, इन केस आ जाता है तो यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड टू डील विद द क्वेश्चन, और ये भी आपके कोर्स में नहीं है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इज इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक्ट करते हैं मिडिल मैन के तौर पे बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमी. इसमें कौन कौन आते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, मर्चेंट बैंकर्स आते हैं, डिपॉजिटरीज आते हैं, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आती है जो लिंक होती हैं बिटवीन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द इन्वेस्टर्स. इन सबको रेगुलेट करने वाले जो लोग होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, और इन्वेस्टर्स और जो कॉर्पोरेट सेक्टर उसके बीच में जो लिंक की तरह से काम करते हैं वो कौन होते हैं? ये सब इंटरमीडियरीज होते हैं. ओके, तो इसके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें यहाँ पर, जैसे स्टॉक मार्केट्स हो गया, एजेंट ब्रोकर्स हो गए, बैंक्स हो गए. तो कॉमर्शियल बैंक एक लिंक है, और हम लोग मतलब कंपनी और हमारा पैसा कंपनी की तरफ पहुंचाना या कंपनी का पैसा हमारे तक लेकर के आना बैंक का काम होता है. और वहां पर आरबीआई का रोल क्या है? इन्हीं को गवर्न करने का, तो दैट इज रेगुलेटर्स. फिर हो गए इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें आती है पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, स्टॉक मार्केट्स, और एजेंट्स और ब्रोकर्स भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री के सेंट्रल बैंक है. ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करते हैं. इसमें आपको इन जनरल ये जितने भी काइंड्स ऑफ रेगुलेटर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? इन सबका सिर्फ
एक बेसिक हो सकता है कि आपसे इन केस किसी की डेट वेट कुछ पूछ ली जाए, तो उसके लिए तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम इसका मीनिंग या उसके फैक्ट्स या डिटेल्स थोड़ी बहुत बोल देंगे, प्लस उसका रोल क्या है, क्या काम वो करता है। कई बार हमने देखा है कि फूड, ये FSSAI का भी पूछा गया है, RBI का पूछा जा सकता है। तो आपसे वो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ही पूछेंगे, नथिंग इनडायरेक्ट और सम सॉर्ट ऑफ केस स्टडी दे विल गिव यू। तो उसके अलावा आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही फोकस करो इस पे, जिसमें सबसे पहले बोला गया कि रिजर्व बैंक या कंट्री का सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, एनबीएफसीज का भी कुछ अपना अलग क्राइटेरिया होता है। कॉमर्शियल बैंक जैसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एनबीएफसीज का अलग अपना क्राइटेरिया होता है, वो नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस को वो नहीं करते हैं। रेयर केसेस में उनका कुछ कंडीशंस होती है, उस पर वो करते हैं। तो ये बैंकिंग सिस्टम के लीडर कंसिडर किए जाते हैं और मनी मार्केट और क्रेडिट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रेडिट इन द कंट्री। उसके बाद आरबीआई जो है वो इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को भी कैरी आउट करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है बैंक्स और एनबीएफसीज को। तो कैरी आउट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आपकी बैंक रेट हो गया आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, मॉरल सुवेशन हो गया। तो ये सारी चीजें उनकी पॉलिसीज में आती है, जिनको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये 1935 में सेटअप हुआ था अंडर द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंडर। मतलब ये किसके अंडर, दिस इज टर्म टू बी एन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो है इट वर्क्स अंडर द एक्ट। कोई भी चीज अगर एक्ट के अंडर, किसी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करती है, किसके प्रोविजन को फॉलो करेगी, कोई एक निर्धारित एक्ट बना होगा, तो उसी को ही हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी के ही अंडर काम करता है। जो रेगुलेशंस आरबीआई एक्ट में दिए हैं वो उसी को फॉलो करता है। तो इसके अंदर कुछ सेक्टर्स, कुछ चीजें इसमें बोली गई थी कि आपको पढ़ लेनी है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंडियन बैंक। ठीक है, तो इंडियन बैंक में कुछ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। इन बैंक्स के बस एग्जांपल पढ़ लो, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन बैंक्स वो है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और सॉरी, और उनके कुछ एग्जाम्पल जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, ओरिएंटल हो गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी एग्जाम्पल यू कैन स्टडी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक। ठीक है, फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स ये वाले एग्जाम बैंक्स हो गए, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, एचएसबीसी हो गया। वो बाहर के बैंक है, उनके ऑपरेशंस या उनकी ब्रांचेस यहाँ पर हो सकती, बट मेन जो उनका सेटअप है वो बाहर के ही है। ठीक है, दीज आर फॉरेन बैंक जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। तो अब इनके कुछ रोल्स, रेयर केसेस में ये चीजें, इसलिए हमने सिर्फ दो इसके एग्जांपल्स रखे हुए कि मतलब यू नीड टू नो। इसीलिए हमने इसको जो बहुत चैप्टर को बहुत कर्टिल, बहुत सारी उसमें दुनिया भर की चीजें भरी हुई थी बुक में, लेकिन आपको सिर्फ काम की चीजें उसमें पढ़नी है। तो इट एक्सेप्ट्स करंट सेविंग्स, फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, फॉर द बिजनेस फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, एडवांसेस, कैश क्रेडिट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये आपको पढ़ना है। फिर इसी का ही हिस्सा है आरबीआई, मतलब जिसको कंट्रोल करता है, उसी का ही हिस्से में एनबीएफसीज भी आते हैं। ये वो कंपनीज होते हैं जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस को नहीं करते, दे डू नॉट सर्व एज बैंक्स बट मनी देते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ओके, और कुछ केसेस में दे कैन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पीपल। तो जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, दीज आर एनबीएफसीज। और उसके बाद अब आरबीआई इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को करता है, तो ये हम लोग को इसमें से पढ़ना पड़ेगा। जैसे वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, आरबीआई की बाय मंथली 2-2 महीने वाली पॉलिसीज बनती है। इट्स अ बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पैसा यहीं पर ही होता है। उसके बाद बैंकर टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर है। फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। करेंसी को इशू करने का जिम्मा भी इनके पास है, और ये बैंकर का जो भी मनी होता है वो भी इसके पास होता है। देन सुपरवाइजर, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है।
ओके तो इसी में ही यू नीड टू स्टडी दीज रोल, वो उसमें पूछा जा सकता है। सबसे पहले बोला गया कि बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक मतलब कि आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स और बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। वो एडवाइस करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, जो भी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स कुछ हिस्सा of their proportion they are supposed to keep in the form of cash reserve, जिसको हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो वो हर बार मोस्टली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो कुछ हिस्सा अपना आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। ये जो रिजर्व्स होते हैं ये सेंट्रल बैंक को हेल्प करते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने में या क्रेडिट को इनडायरेक्टली क्रिएट करने में थ्रू कॉमर्शियल बैंक्स। फिर ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। कॉमर्शियल बैंक्स को कभी भी अगर मनी की जरूरत होती है, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है, तो वो कॉमर्शियल अदर बाकी कॉमर्शियल बैंक से मांगते हैं। इन केस बाकी कॉमर्शियल बैंक हेल्प करने की पोजीशन में नहीं है, इन दैट केस लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट ऑप्शन में हम किसको लेते हैं, हम आरबीआई को लेते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लेता है और कॉमर्शियल बैंक उसको लोन्स ग्रांट करता है और उसकी सिक्योरिटीज को परचेज करके उसको पैसा भी देता है। ओके देन कम्स द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है कि कॉमर्शियल बैंक्स के अगर बाकी बैंक्स के साथ कुछ क्लेम्स है, पैसा लेन देन वाला सिस्टम है, तो वो सब कौन करता है, वो आरबीआई करता है। सपोज जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको कुछ 20 लाख रुपए पीएनबी को पे करने हैं, तो इसको सेटल करने के लिए बीओबी जो है एक चेक इशू करेगा 20 लाख का पीएनबी के लिए, और आरबीआई क्या करेगा, वो डेबिट कर देगा पैसा फ्रॉम बीओबी और उसके बाद वो क्रेडिट कर देगा वही सेम पैसा टू पीएनबी। ओके उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि ये जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है ये इसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे सेटलमेंट्स बिटवीन डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है, और ये जो पॉसिबिलिटी है कैश विड्रॉल की इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर वो रिड्यूस हो जाती है। सो इट हेल्प्स बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किसके पास होता है, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होता है, वो आरबीआई के पास होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है जब भी हम लोग को फॉरेन कंट्रीज में कुछ पेमेंट करना होता है तो उसके लिए वी नीड टू अप्रोच आरबीआई थ्रू आवर ओन बैंक्स, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही नहीं कॉमर्शियल बैंक्स फिर यहाँ पर डॉलर देने लगेंगे, तो इसीलिए वो सारी चीजें कहाँ पर होती है, वो आरबीआई के पास ही होती है। व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, देयरफॉर जो सेंट्रल बैंक है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करे और इंपोर्ट्स को कम करे, सो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा फेवरेबल रेट पे रहे। उसके बाद एक्सचेंज रेट को मैनेज करना भी या मेंटेन करना भी किसका काम होता है, वो आरबीआई का काम होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आपने ये चीज पढ़ी होगी, द सेंट्रल बैंक कीप्स अ वॉच ऑन द एक्सचेंज रेट। कभी भी अगर वाइड फ्लक्चुएशंस होते हैं in the exchange rate, तो it buys and sells foreign currencies to stabilize the exchange rate। उस टाइम पर सेंट्रल बैंक जो है इज ऑथोराइज टू फिक्स एंड चेंज एक्सचेंज रेट रेशियो, ठीक है। जैसे डॉलर और इसका अभी शायद करंट का जो डॉलर वाला है दैट इज सम अराउंड 83 रुपीज फॉर डॉलर $1। ओके तो यहाँ पर यही चीज बोली गई कि इसको भी फिक्स करने का भी अगर फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो वो क्राइटेरिया किसका होता है, वो भी सरकार का ही, सॉरी आरबीआई का ही ये काम होता है। फिर आता है दूसरा हिस्सा दैट इज सेबी। अब सेबी के बारे में क्या है इसमें पढ़ना है आप लोग को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अप्रैल 1988। ओके और पहले तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के जैसे किया था, लेकिन उसके बाद इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई थी जिसमें ये एक एक्ट के अंडर अगेन वर्क करता है, दैट इज आरबीआई एक्ट 1992। जो भी इसका जनरल सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ सेबी, ये सब कुछ उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, और इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। दिस इज अ सुपरवाइजरी बॉडी जो रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजों को कौन देखता है, वो सेबी देखता है।
इट इज रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल, जितना भी स्टॉक एक्सचेंजेस की वर्किंग होती है, वो जितनी भी कंपनीज है जो सिक्योरिटीज को इशू करती हैं, और इंटरमीडियरीज जैसे मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, इन सबकी वर्किंग को देखने का काम किसका होता है? सेबी का होता है। ये प्रोटेक्ट करता है जो भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट होते हैं नए और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में। तो इसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे लिख सकते हो? इन केस कभी आपसे रोल भी पूछ लिया जाएगा तो भी इसको भी भर दोगे ना, टू हटा देना और उसमें लिख देना इट रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट टू इंश्योर द ऑर्डरली फंक्शनिंग। बस ऑब्जेक्टिव है तो टू लगा दो, ऑब्जेक्टिव नहीं अगर पूछा गया आपसे, फंक्शंस पूछे गए मान लो सेबी के, तो आप इसमें उसकी जगह पर लिख सकते हो इट रेगुलेट्स, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है और सिक्योरिटीज मार्केट को भी रेगुलेट करता है, सो दैट जो ऑर्डरली जो स्मूथ फंक्शनिंग है ऑफ द कंट्री वो चलती रहे। अच्छी खासी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को और सेफ गार्ड करते हैं देर उनके राइट्स को, सो दैट जो सेविंग्स है इन मार्केट में वो बनी रह सके। ओके, टू रेगुलेट एंड डेवलप एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडियरी जैसे ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, विद अ व्यू टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। तो ये एक वॉचडॉग के जैसे काम करता है, निगरानी रखता है सिक्योरिटीज मार्केट पर। उसके बाद इसी के ही कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, जो इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है of intermediaries of the securities market, रिसर्च और इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इन मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी वो स्टेप्स लेता है। फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि क्या क्या सही है क्या नहीं सही है। गाइडलाइंस देता है कि आपको हर अगर कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो यू नीड टू गिव देम स्टेटमेंट्स की जो पैसा है वो कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ वेयर इज द मतलब व्हाट परसेंटेज दे आर गेटिंग, उनका कितना रिटर्न बनता है। तो ये सारी चीजें बताना किसका काम होता है? सेबी टेल्स द इंटरमीडियरीज एंड मतलब और जितनी भी कंपनीज होती हैं तो उन सबको बताते हैं कि तुम बताओगे दीज आर योर थिंग्स टू डू। फिर रेगुलेटरी फंक्शंस में जिसमें वो प्रोहिबिट करता है कोई भी फ्रॉड या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी अगर सिक्योरिटीज मार्केट में हो रही है उसको रोकता है। प्राइस रिगिंग एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो है मेड टू इंड्यूस सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती है जिसको वो रोकता है। ठीक है, सेबी क्या करता है उसके बाद? प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेनिंग को और टेक ओवर करता है बाय इम्पोजिंग पेनाल्टीज की वहां पर ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, मतलब वट एवर आर टू बी परचेज एंड सोल्ड वो ओपन मार्केट में होना चाहिए। देन सेबी क्या करता है? इट ऑल्सो एक मिनट देन सेबी क्या करता है? वो रेगुलेट करता है बिजनेस को ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेबी रजिस्टर्ड ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एंड रेगुलेट करता है स्टॉक ब्रोकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को, मतलब उन सब का जो रेगुलेशन का काम होता है वो सब कौन करता है? सेबी ही करता है। तो 5 पॉइंट्स यू कैन स्टडी इन दिस। जो सेबी उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज और ऑडिट्स करता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के, और अगर कोई इंफॉर्मेशन उनसे चाहिए होती है तो उसके लिए भी वो बोलता है। उसके बाद आता है कि ये 3 चीजें, स्टॉक एक्सचेंज जिसमें बोला गया सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है दैट was established for the purpose of help करने के लिए, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। अगर हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उन सारी चीजों की वर्किंग को रेगुलेट करना या देखना करना या डीलिंग्स करना वो सब किसका काम होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस का काम होता है। तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड और ऑफिशियल मार्केट है जहां पर लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड वर्किंग आवर्स, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्हीं के ही एग्जांपल्स होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स वो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, दीज आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। पीपल डायरेक्टली कैनॉट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो इंटरमीडियरीज की तरह से काम करते हैं बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स।
जिनको सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीजें बाय या सेल करनी होती है, तो वो स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है मर्चेंट बैंकर्स। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं फंड्स को रेज करने के लिए थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। वो एडवाइस करते हैं इन डिसाइडिंग द साइज ऑफ इशू, कि हमको एक कंपनी को कितना मनी इशू वो कर सकती है। प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करने में हेल्प करते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स बनाते हैं, अलॉटमेंट लेटर्स और पब्लिसिटी। तो ये सारी चीजों की वर्किंग कौन करता है? ये मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। जैसे आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया और एसबीआई कैप्स हो गया, ये मर्चेंट बैंक्स के जैसे वर्क करते हैं इंडिया में। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसी का ही हिस्सा है डिपॉजिटरीज। सो डिपॉजिटरीज कौन होते हैं? वो एजेंसीज होती हैं जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में आपके जितना भी आपका रिकॉर्ड्स होता है कि इन्वेस्टर ने कहाँ पर क्या इन्वेस्ट किया है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एसडीएल और सीडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दो डिपॉजिटरीज हैं जो इंडिया में इस काम के लिए रखी जाती हैं। ओके, देन कम्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है कि जैसे आपको आपके अगर एग्जाम्स होते हैं तो उसके बाद यू गेट अ रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, इवैल्यूएशन के जैसे आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और पब्लिक डिपॉजिट्स को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद एक रेटिंग सिंबल प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, कि ये जो कंपनीज है ये ऐसे वर्क करती हैं। तो क्रिसिल, जिसमें लिखा हुआ है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना, इनका ये काम होता है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये दोनों फुल फॉर्म जो है वो पढ़ लें, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हम लोग की कंट्री के, और इनके काम क्या होते हैं? ये एक्सपर्ट असेसमेंट और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देती हैं। द असेसमेंट ऑफ एंड द रिटर्न हेल्प्स इन्वेस्टर्स कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सही से ले सके कि उनको कहां पर पैसा लगाना चाहिए। ये एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है और समराइज करती है जितना भी डेटा होता है, और इंफॉर्मेशन को बड़े ही आसान तरीके से इन्वेस्टर के सामने रखती है। इट चेंजेस चार्जेस, इन्वेस्टर से ही कुछ भी चार्ज नहीं करती है। इट मॉनिटर्स द रेटेड सिक्योरिटीज, कि जो भी सिक्योरिटीज है उनको चेक करती है कि हमने जो उनको रेटिंग दी है वो सही दी है कि नहीं, और द पार्ट ऑफ हुम, बोरोवर्स के हिसाब से। ओके, इन्वेस्टर्स जो है अपना समय और पैसा नहीं चेक करना है कि भाई कोई भी कंपनी है तो वो हमें हमारा पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो वो रिटर्न कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट इज की रेटिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव कि पब्लिक इमेज जो है वो बोरोवर्स की या उस कंपनी की क्या है। दे कैन मोर इजिली रेट डेट एंड रेज डेट, ये होता है डेट एंड लोअर कॉस्ट पर भी वो उसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये जा करके क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड की कंपनी को कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, कुछ पैसा ये लोग लगाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, और उसके बाद दीज कंपनी व्हाट इट डज, वो इन्वेस्ट करती है अलग अलग सिक्योरिटीज में। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर्स में कर रहे हो, डिवेंचर्स में कर रहे हो, बॉन्ड्स में कर रहे हो, गोल्ड्स में कर रहे हो, या मनी मार्केट के जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कॉल मनी मार्केट, इन सब में कर रहे हो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर दे विल डिसाइड कि उनको आपका पैसा आगे कहाँ छोटे छोटे फॉरवर्ड करना है। इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में मनी बहुत है बट उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये सेटअप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट to raise money through the sale of units to the public under one or more schemes for investing securities as part of prescribed regulations। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें कि whenever एक ट्रस्ट के फॉर्म में इसको बनाया जाता है जिसमें हम लोग यूनिट सेल करते हैं, हम लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो कंपनी बाकी फर्दर जगहों पे छोटे छोटे करके हमारे जो भी मनी है उसको बांट देती है इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, और इससे
एंड दिस इज डन अंडर रेगुलेशंस। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है। उसके बाद HDFC, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स और कई सारे बाकी भी इस्टेब्लिश किए गए थे। ओके, तो दिस इज, अभी और है क्या इसके बाद वाला? हाँ, तो अब इसके बाद से लेकर के दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। Okay, so this from here, from IRDA, we will be doing in the next part. Till then, keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.